हेलो एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th के न्यू चैप्टर जिसका नेम है साउंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ अपने साउंड चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करने के लिए गेट सेट रेडी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इस चैप्टर का और आज के सेशन का भी, ठीक है, जिसमें पूछा गया है एक बेसिक क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का एक बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, साउंड। तो यहाँ पर वही पूछा है कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखते हैं। तो साउंड क्या होता है? साउंड बेसिकली एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो आपको सुनाई पड़ता है, जो आपके जो ईयर्स हैं वो सुन पाते हैं। तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ना, कैसे आप कह सकते हो कि वाइब्रेशन से ही सुनाई पड़ता है? तो उसके लिए आप ये देखो कि आपके पास जो नोटबुक है जिसमें आप ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो उस नोटबुक को थोड़ा सा बंद करके उसके ऐसे इस तरीके से नोटबुक होगी एंड इसके इस तरफ आप एक रबर बैंड लगा दो। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसके बीच में से आप फिंगर अगर ऐसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पुल करोगे एंड फिर छोड़ दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो रबर बैंड है ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, वाइब्रेट होगी। जब वाइब्रेट होगी तो कुछ ना कुछ एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। वो जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है किसके कारण हो रही है? इस वाइब्रेशंस के कारण होती है। तो हम समझ लिया कि क्यों हम कह रहे हैं कि वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कारण ही साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? आप अपने दोनों हाथ को क्लैप करके तो आपको साउंड सुनाई पड़ रही है। तो क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब ये दोनों हैंड्स आपस में पास आए तो यहाँ पर क्या होता है? एक वाइब्रेशंस होता है आपकी स्किन में, जिसके कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। और साउंड क्या होती है? एक फॉर्म होती है एनर्जी का। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस आर रैपिड टू और फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल पेंडुलम जैसे, पेंडुलम में होता है ना टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इस फिगर में जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल ऑफ रबर बैंड जो आपने टाई करा है नोटबुक के ऊपर, तो इसमें भी क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन होगा, इस तरीके का मोशन चल रहा होगा। जब इस तरीके का मोशन रैपिडली चलेगा तो वहां पर वाइब्रेशंस होंगे। बात हो रही है ना क्लियर? एंड यहाँ पर अब क्या बोला गया है? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन द मीडियम बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ही वाइब्रेशंस आया और बॉडी ने वाइब्रेट करा, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ इन द मीडियम बाय द पार्टिकल्स एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और जो डिस्टर्बेंस आता है वो एक फॉर्म में ट्रेवल होता है जिसके कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और इन वेव्स को हम कह सकते हैं साउंड वेव्स। तो बात हो गई क्लियर, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वो भी देखा। और साउंड होता क्या है? तो साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, और आप लिख सकते हो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रोड्यूस्ड का पूरा आपने देखा क्योंकि वाइब्रेशन इतना रैपिड है, टू एंड फ्रो मोशन हुआ, वहां पर डिस्टर्बेंस हुआ और वो डिस्टर्बेंस जो है उसके कारण मीडियम में क्या हुआ है? डिस्टर्बेंस हुए पार्टिकल्स के कारण, जो एक डिस्टर्बेंस जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल हुआ जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस्ड हुई। बात हो गई क्लियर? साउंड क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस के पास अगर गिटार है या फिर किसी को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना या फिर गिटार सुनना, तो गिटार में क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं। वो जब स्ट्रिंग्स को इस तरीके से करते हैं तभी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज द एग्जाम्पल, वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग्स। किस में? गिटार के अंदर। बात हुई ना, तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। जिसका मतलब क्वेश्चन 1 हो गया है ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आई। साउंड क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है हमने इजीली समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए और आपने घर बैठ के एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? नोटबुक वाला।
जब क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो चलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। जहां पर सोर्स ऑफ साउंड है, जहां से आवाज आ रही है, उसके पास में कैसे कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन मीडियम कॉज्ड बाय साउंड वेव। साउंड वेव के कारण जो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। अब दिमाग में आएगा कि ये कंप्रेशन क्या है, रेयरफ्रैक्शन क्या है। तो बच्चों कंप्रेशंस क्या होते हैं, जहां पर हाई डेंसिटी होती है किसकी, पार्टिकल्स की, या फिर हाई प्रेशर होता है, वहां पर क्या होता है हमारा कंप्रेशन होता है। हम मान लेते हैं साउंड वेव, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारी साउंड वेव कुछ इस तरीके से चल रही है और एकदम से क्या हुआ, इस तरीके की हो गई, फिर चल रही है, फिर एकदम क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर हाई डेंसिटी हो रही है, यानी हाई प्रेशर हो रहा है। तो वही लिखा है कंप्रेशंस आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर और यू कैन से हाई डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो है वो आपका कंप्रेशन है और ये जो है आपका रेयरफ्रैक्शन है। रेयरफ्रैक्शन कौन सा मीडियम हो गया, जहां पर लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है या फिर लो प्रेशर है, वही लिखा है। रेयरफ्रैक्शंस आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर और लो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे नोटबुक पे रबर लगाकर, उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो जो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना शुरू करता है तो वहां पर क्या आता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसके मीडियम में। बिकॉज ऑफ द disturbance of the particles of the medium, they come closer to each other as compared to their normal position obviously. On the other hand, adjacent particles go farther to each other. Both happen simultaneously and the reason where particles जहाँ पर पास आ जाते हैं वो हो जाता है हमारा compression, और जहाँ पर particles दूर चले जाते हैं वो हो जाता है हमारा रेयरफ्रैक्शन। हमने बिल्कुल समझ लिया, एक वेव के फॉर्मेट में भी आप पहचान जाओगे कोई वेव देख के कि उसमें कंप्रेशंस रेयरफ्रैक्शंस हैं या नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिगर है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज कंप्रेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये जो जा रही हैं, इनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। बात हो गई क्लियर। किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हुआ वो आपने समझ लिया, डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बात हो रही है ना, वाइब्रेट हो रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है मीडियम के अंदर। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके दिमाग में आ गया होगा समझ। जब क्वेश्चन आ गया है समझ तो इसको लॉक करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। यहाँ पर ये बताना है कि जो साउंड वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल, एयर टाइट ग्लास, बेल जार, स्विच एंड वैक्यूम पंप। यहाँ से आप ये शो कर पाओगे कि जो ये साउंड है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर पाती, और आप कह सकते हो कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बेल जार दिख रहा है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेल लगी हुई है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या है, कॉर्क है, बेल जार में कॉर्क है, कॉर्क से अटैच्ड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बेल। एंड यहाँ पर आपने बाहर उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आपने एक लगा दिया है स्विच, ठीक है। एंड यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और उसके बाद आपने यहाँ पर बाद में आप कनेक्ट करेंगे वैक्यूम पंप, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं ये वैक्यूम पंप नहीं है, ठीक। तो जब वैक्यूम पंप नहीं है और आपने क्या करा, आपने जब टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट ग्लास बेल जार, तो आप जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड करोगे इनसाइड द एयर टाइट कंटेनर, और जैसे ही आपने जो आपका ये जो स्विच है इसको ऑन करा तो यहाँ पर वाइब्रेशंस होंगे। वाइब्रेशन होने के कारण क्या होगा, आपको बेल सुनाई पड़ेगी, यही होगा, वही लिखा है। इफ वी प्रेस द स्विच ऑन वी विल एबल टू हियर द बेल। अब क्या करते हैं, यहां तक तो हो गया जब ये वैक्यूम पंप नहीं था,
ठीक, अभी ये वैक्यूम पंप नहीं है तो आपको बेल इजीली सुनाई पड़ी। स्विच ऑन करने के बाद से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ, बेल ये जो है ये अंदर ये वाइब्रेट हुई, वाइब्रेट होने के कारण आपको साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ, साउंड आपके कानों तक आ गया। अब जैसे ही आपने वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया, ठीक, वैक्यूम पंप जैसे ही कनेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, इस जार में जितनी भी एयर है वो धीरे धीरे ले रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा सारी एयर को, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, नाउ व्हेन वी आर कनेक्ट द बल्ब बेल टू द वैक्यूम पंप ऑल द एयर फ्रॉम द जार इज पम्प्ड आउट ग्रेजुअली एंड द साउंड जो है वो धीरे धीरे ना कम होती जाएगी। अभी मान लो यहाँ पर थोड़ी सी एयर निकल गई तो आपको अभी तक जितनी जोर से साउंड सुनाई पड़ रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी एयर निकली फिर और कम हो जाएगी, फिर थोड़ी एयर निकली फिर और कम हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से पूरी एयर निकाल लेगा ये वैक्यूम पंप तो आपको साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, तब भी आप स्विच ऑन करोगे तब भी यहाँ पर वाइब्रेट होगा, लेकिन आपको बेल सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों सुनाई नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव को ट्रेवल करने वाला जो मीडियम था एयर वो चला गया, तो वो ट्रेवल ही नहीं कर पाई। ट्रेवल नहीं करेगी तो प्रोपोगेट नहीं हुई, हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, वही यहाँ पर लिखा है। तो साउंड बिकम्स फेंटर ऑल्सो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल। वही हो रहा था, सेम करंट पास हो रहा है, सेम स्विच आपने ऑन किया, फिर क्यों नहीं सुनाई पड़ी? तो इसलिए सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि जो वैक्यूम पंप आपने कनेक्ट करा है, जैसे ही उसने पूरी एयर पंप आउट कर ली तो आपका वहां पर जो आवाज है उसको, साउंड जो है उसको कोई भी मीडियम नहीं मिला ट्रैवल करने के लिए। तो जैसे ही वो मीडियम चला गया तो साउंड हमारे ईयर तक प्रोपोगेट नहीं हुई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, इट कांट प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम। कोई खाली जार से वो बाहर नहीं आएगी। बात हुई ना क्लियर? यहाँ तक बात आ रही होगी समझ में कि कब साउंड बाहर तक नहीं जाएगी? अगर वहां पर एयर नहीं होगी, वो जो जगह है वो वैक्यूम होगी तब। ठीक, कोई भी मीडियम नहीं। अब ये मत कहना कि मैम आपने एयर बोला था तो एयर ही होना चाहिए, नहीं, कोई भी अगर वहां पर मीडियम नहीं होगा प्रोपोगेशन के लिए तो हमारी जो साउंड वेव है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि वैक्यूम में कभी भी साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं होती। ठीक, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है विद एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज द साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और यहाँ पर साउंड वेव में भी क्या होता है? वही होता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो कैसे करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। दैट्स व्हाई साउंड वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वही लिखा है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। ये रहा आपका ईयर, ये रहा सोर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको रिसीव होना है। यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट होके आपके कानों तक पहुंचेंगे। कानों तक पहुंच कब रहे हैं? जब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल जा रहे हैं। इसीलिए क्या कहते हैं साउंड वेव को? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। बात हो गई है क्लियर? क्वेश्चन को करना पड़ेगा लॉक और चलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि which characteristics of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर इंसान की, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड
एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हर पर्सन की अपनी खुद की एक यूनिक होती है। हर किसी की आवाज़ दूसरे पर्सन से वेरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ साउंड अलग होती है। तो वही है, क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन। ईच पर्सन हैज इट्स ओन क्वालिटी ऑफ साउंड विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर फ्रेंड वॉइस विच सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। तो हमने बता दिया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बहुत ही सिंपल था। ये तो आप भी बता दोगे कि ऐसे मालूम पड़ेगा कि ये जो आवाज़ है ना ये आपकी मम्मी की है, तो आप कहोगे उनकी जो आवाज़ है ना मैं पहचान जाता हूँ, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो आपको पता है कि वो इस तरीके की उनकी क्वालिटी, और ये आवाज़ आपकी मम्मी की है। बात हो गई ना क्लियर? इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कि फ्लैश और थंडर अगर साथ में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, बट थंडर इज हर्ड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, व्हाई? तो देखो, थंडर में क्या होती है? साउंड। और फ्लैश में क्या होगा? लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो थंडर है वो हमें बाद में सुनाई पड़ता है और फ्लैश हमें पहले दिख जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साउंड और लाइट है उनकी क्या है, एक खुद की स्पीड है, मतलब डिफरेंट स्पीड है, वही लिखा है, बिकॉज साउंड एंड लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड जो एयर में प्रोड्यूस्ड होके आएगी तो वो कितनी है, उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसकी है ये? स्पीड ऑफ एयर है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ एयर है, आप जो जानते हो। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा, एंड जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने देखा कि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ एयर। तो इसमें टाइम क्या लग रहा है? हमारा कम लग रहा है ना? एंड हमने क्या देखा कि, और जब हमने ये वाली बात समझ ली तो हम देखेंगे कि जो फ्लैश है वो हमको पहले दिख जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम हमको कम लगा उसको देखने में। तो वही लिखा है, साउंड टेक्स मोर टाइम देन लाइट टू रीच ऑन अर्थ, दैट्स वाई थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। रीजन हमने देख लिया, सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कि स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ एयर इज दिस, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड, आई थिंक दैट एवरीवन नोज। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो बुला रहा है हमको उसके पास चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें बोला गया है कि अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। What are the typical wavelength of the sound waves in corresponding to these two frequency? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है? μ1 इक्वल टू 20 हर्ट्ज, एंड μ2 कितना है आपके पास, जो कि आपकी है फाइनल फ्रीक्वेंसी, μ2 इक्वल टू 20 किलोहर्ट्ज, विच इज 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, क्योंकि हमने किलो हर्ट्ज को यहाँ पर हर्ट्ज में चेंज कर लिया। बात हुई। फिर आपके पास क्या गिवन है? आपको लेना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कितना बोला है? 344 मीटर पर सेकेंड आप लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है λ1 एंड λ2। क्यों? क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी है तो दो ही वेवलेंथ होगी। अब आप क्या जानते हो? आप जानते हो वी नो दैट स्पीड क्या होता है आपका फॉर साउंड वेव्स, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। किसके लिए? साउंड वेव्स के लिए। यहां से वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्पीड अपॉन
फ्रीक्वेंसी। अब मान लेते हैं जो हमारी स्पीड है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल वी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल वी अपॉन म्यू। अब यहाँ पर म्यू 1 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, लैम्डा 1 वी अपॉन म्यू 1, एंड म्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इक्वल टू वी अपॉन म्यू 2। यही होगा। यहां से आपके पास 344 आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज ऑलरेडी गिवन। म्यू 1 है आपका 20, कितना आएगा सॉल्व करने पे 17.2, और यूनिट क्या होगी, लैम्डा है तो वेवलेंथ है मीटर। यहां से क्या हो जाएगा 344 अपॉन 20 इंटू 10⁻3, क्योंकि वो किलोहर्ट्ज में था देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 0.0172 मीटर। तो आपकी यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 0.0172 मीटर टू 17.2 मीटर। ये क्या है आपका लैम्डा आ गया। बात हो गई क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहा। ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कि 2 चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। One strike the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एल्यूमिनियम की रॉड ले लोगे, ये मान लेते हैं, ये आप मान लेते हो इसकी जो लेंथ है वो आपने ले ली है d, ठीक है। एंड आप क्या जानते हो, आज चैप्टर में पढ़ते समय आपने पढ़ा था कि जो स्पीड होती है साउंड वेव की एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपने इसको ले लिया है स्पीड ऑफ साउंड वेव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से VAL एल्यूमिनियम रॉड का। अब यहाँ पर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर इस 25 डिग्री के सेंटीग्रेड मतलब एल्यूमिनियम वाली कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका डिस्टेंस कितनी है d, एंड अपॉन में क्या होने वाला है 6420, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है आपकी 346 मीटर पर सेकेंड या फिर 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा साउंड टू ईच अदर, दैट इज यहाँ पर हो जाएगी d अपॉन 346। तो ये तो आया है आपका टाइम एल्यूमिनियम वाले टाइम पर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एयर के टाइम पर क्या आया है 3d अपॉन 346। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टाइम्स। जैसे आप रेशियो निकालोगे तो डिवाइड करोगे, जैसे आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 18.55:1। रेशियो क्या आ गया, आप बोलोगे रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब पहले आप एयर का लोगे, इसका रेशियो लोगे इस एल्यूमिनियम वाले के साथ, तो आपका कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 18.55:1। बात हो गई है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। सिर्फ क्या यहाँ पर है, आपको ये पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड वेव की स्पीड होती है उसको हम कंसीडर कर लेंगे एल्यूमिनियम रॉड में जो साउंड वेव की स्पीड होगी, ठीक। क्वेश्चन कर दें लॉक और चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स ऑफ साउंड की वो आपको दी गई है 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट्स इन अ मिनट, 1 मिनट में ये कितना वाइब्रेट होगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी दी है 100 हर्ट्ज और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स इन 1 सेकेंड इस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको कितने निकालने हैं, 1 मिनट में निकालने हैं। 1 मिनट की बात हो रही है, यहाँ पर होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड की बात होती है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो आप क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो आप बोल दोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो जाएंगे, ठीक है।
क्या पता होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी दी है, किसी को फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या गिवन हो जाएगा? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज 100। अब आप जानते हो कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो यहाँ पर जब आपको 1 मिनट करना होगा तो आपका क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात हो गई होगी क्लियर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स इन 1 मिनट इज, आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो चलेंगे अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट ओबेस? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो आप लिखोगे यस, सेम लॉ फॉलो करता है। कौन कौन से लॉ हैं? वो लॉ हैं आपके, आप याद करो अपने लाइट चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है। कौन से लॉ हैं वो? कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट था। एंड सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ये इक्वल होना चाहिए, तभी साउंड हमको सुनाई देती है, जब साउंड ये लॉ फॉलो करता है। बात हो गई क्लियर? क्वेश्चन आ गया होगा समझ। क्या है इसमें पूछा गया था? लाइट की तरह ही क्या साउंड वेव फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बिल्कुल करता है। तो हमने बता दिए वो कौन से लॉ हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी लॉक करना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साउंड चैप्टर के फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10, वह आपके दिमाग में हो गए होंगे एकदम स्टोर और आपको आ गए होंगे एकदम अच्छे से समझ में। जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। थैंक यू।